जय हिंद दोस्तों। पिछले 3-4 वीडियो में हम लोगों ने शायद वो इक्विलिब्रियम ऑफ डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल पढ़ रहे थे। 3 वीडियोस वहीं पर निकल गया। तो हाँ भाई, निकलेगा भी क्योंकि डिटेल में चलना पड़ रहा है। अगर अब मैं बताऊं कि सर लॉज ऑफ मोशन कितने क्लासेस लगेगा, देखो मैं क्लासेस नहीं बता सकता, मैं घंटा बता सकता हूं कितने घंटे लगेंगे। तो अगर मैं घंटों के हिसाब से बात करूं तो लॉज ऑफ मोशन तकरीबन लगेगा 20 से 25 घंटा। 20 से 25 घंटा मुझे पूरा डिटेल में पढ़ाना है आप लोगों को। आप लोग कहीं से भी कोर्सेज वगैरह ले लो, वहां पे तो लॉज ऑफ मोशन उन लोगों ने शायद 12 या 13 क्लासेस में खत्म कर दिए होंगे। लेकिन हाँ, टाइम को देखो भाई, उनका क्लासेस 2-2.5 घंटा चलता रहता है, ठीक है। और उनके बेसिस पर तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा लिमिटेशन भी है। मैं 2 घंटे का रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता भाई। 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट तक ही जा सकता हूं, उसके बाद रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर तो मैं नहीं जा सकता। तो यहां पे वो हमारे लिए एक लिमिटेशन, ठीक है। तो चलो भाई, उन सब बातों को थोड़ा सा साइड में रखो। पढ़ाई तो हमको वैसे भी करना है क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है, कंटेंट बहुत सारा है, टाइमिंग इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई। क्या बताऊँ, अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग दिसंबर से जनवरी के बीच में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। जनवरी पकड़ के चलो, दिसंबर टू जनवरी, जनवरी के लास्ट, जनवरी के एंड तक हमारा पूरा का पूरा जो 11th का सिलेबस है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। एक भी टॉपिक लेफ्ट नहीं रहेगा। हाँ, अगर कुछ रह गया तो उसके बाद टाइमिंग ले सकता है, लेकिन हाँ, मेरा ये कोशिश है कि भाई जनवरी तक मैं पूरा का पूरा सिलेबस ही खत्म कर दूं, ठीक है। और एक चीज बता देता हूं, और एक चीज बताना है आप लोगों को। जनवरी महीने के बाद जब स्टार्ट होगा सेकेंड ईयर, तो वो शायद थोड़ा सा गैप हो सकता है उनके बीच में, यानी 5-6 दिन या 7-8 दिन का गैप हो सकता है। लेकिन हाँ, कोशिश यही है कि भाई जितना जल्दी स्टार्ट हो सके मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को कंटेंट स्टार्ट भी करना है और पढ़ाई भी करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग, आप सभी बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत अच्छा हो, तबीयत आप सभी का बहुत अच्छा हो। इसी अच्छे सोच के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और वीडियो में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे किस टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे न्यूटन्स लॉज कैसे अप्लाई होते हैं। यूजुअली न्यूटन्स लॉ जब भी हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है पता है ना? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही है जिसका वेलोसिटी इधर कांस्टेंट हो या फिर वो रेस्ट पर हो, यानी वो उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो वेलोसिटी में मोशन कर रहा है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर रेस्ट पर है तब भी बात सही है। अर्थ को हम लोगों ने मान रखा है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्चुअली नॉन इनर्शियल है, ठीक है। तो भाई चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर स्यूडो फोर्स का बात आएगा जो कि होता है एक फेक फोर्स। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हेडिंग लगाएंगे, आप लोग हेडिंग लगाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्यूडो फोर्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्यूडो फोर्स, PSEUDO, स्यूडो फोर्स। इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो भाई, मैं डायरेक्टली भी बता सकता था कि भाई हाँ, अगर ये मोशन हो रहा है तो हमको एक फोर्स मानना पड़ेगा जो कि कुछ अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। लेकिन हम उन सब को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि हाँ भाई, ये होता कैसे, क्यों आता है स्यूडो फोर्स। जो स्यूडो फोर्स है वो एक्चुअली क्यों आता है, और स्यूडो फोर्स एक ही नहीं है जो आप लोग समझते हो कि हाँ भाई मास इंटू एक्सीलरेशन करके अपोजिट डायरेक्शन में लगा लो। स्यूडो फोर्स ये अकेला फोर्स नहीं है, एक दूसरा स्यूडो फोर्स भी है
जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, और वो सर्कुलर मोशन की वजह से आता है, और वो सर्कुलर मोशन की वजह से आता है। उसका बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे आज, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही डिस्कशन करेंगे, एक डेढ़ मिनट का या फिर 2 मिनट का। उसके बाद फिर से टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं ये सूडो फोर्स एक्चुअली है क्या, या फिर ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है ये मतलब काम कैसे करता है, ये चीज एक्चुअली है क्या, व्हाट इज दिस थिंग स्पेसिफिकली। ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस सूडो फोर्स व्हाट वी हैव टू डू इज we take a coordinate system which is x, y and this frame of reference is known as x। हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट है उसका, एक्स वाई दोनों एक्सिस है, और यहां पे एक ये जो फ्रेम है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका जो क्या बताऊं मैं, जो नाम दिया हम लोगों ने वो दिया है एस, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं जो कि यहां पर है, जो कि यहां पर है, और इसको हम लोगों ने मान लिया एस डेस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसका ओरिजिन को हम लोगों ने मान लिया ओ डेस, इसको एक्स डेस नाम दे देते हैं, तब थोड़ा सा सही होगा, ठीक है। अगर मैं इस फ्रेम से इसका ओरिजिन का कोऑर्डिनेट देखूं तो ये एक्चुअली इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, इसका पोजीशन है आर वेक्टर, और यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है P, जो कि यहां से है कैसे पोजीशन वेक्टर का, इसका पोजीशन वेक्टर है आर, इसका पोजीशन वेक्टर है आर। अच्छा, ठीक है। और यहां से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसका पोजीशन वेक्टर है आर डैश, इसका पोजीशन वेक्टर है आर डैश, ठीक है। अच्छा, हाँ सर ठीक तो है, बात तो सही कहा आप लोग आपने। अब अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम देखूं, अब अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं या फिर पोजीशन वेक्टर लिखूं, तो ये क्या होगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एस फ्रेम के हिसाब से होगा आर वेक्टर, हाँ या ना बोल दे भाई। एस फ्रेम के हिसाब से पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर। अच्छा, एस डेस फ्रेम के हिसाब से पी का पोजीशन वेक्टर होगा आर डेस, हाँ या ना बोल दे भाई, ठीक है। अब अगर मैं ट्राइंगल लॉ को थोड़ा सा देखूं कि भाई ट्राइंगल लॉ भी मुझे हेल्प करेगा, तो यहां से मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके क्या लिखूंगा, बाय ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ के वेक्टर एडिशन के हिसाब से मैं इसको लिखूंगा क्या चीज, आर वेक्टर प्लस आर डेस वेक्टर, आर वेक्टर प्लस आर डेस वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। भाई ध्यान से देख लो, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर होता है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है। अगर आपका वेक्टर क्लियर नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई पहले जाके वेक्टर को थोड़ा सा देख लो, वेक्टर को थोड़ा सा देख लो, फिर यहां पर आओ, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा वेक्टर्स यूज होते हैं, वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी यहां पर है, ठीक है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो मुझे आर डेस क्या मिलेगा, आर डेस इक्वल्स टू मिलेगा आर माइनस आर वेक्टर, हाँ या ना बोल दे भाई, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, आर डेस एक्चुअली क्या है, आर डेस है पार्टिकल का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एस डेस फ्रेम, आर है पार्टिकल का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, और आर है पार्टिकल को इस एस डेस फ्रेम का कोऑर्डिनेट का ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एस फ्रेम। ये आर क्या है भाई, ये आर है एस डेस फ्रेम का जो ओरिजिन है उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ठीक है। जब पोजीशन और वेलोसिटी का बात आता है ना, तब थोड़ा सा विथ रिस्पेक्ट टू बोलना चाहिए कि भाई ऑब्जर्वर कहां पर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, सपोज ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा भाई, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको जैसे ही डिफरेंशिएट किया ये बनेगा डी आर डेस डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर डिवाइडेड बाई डी टी माइनस डी
कैपिटल आर डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं भाई, ये बनेगा बी वेक्टर डैश, जो कि होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। ठीक है, अच्छा ये बनेगा क्या, ये बनेगा सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर वी, और ये एक्चुअली क्या है, वेलोसिटी, ये वी वेक्टर क्या है, ये एक्चुअली ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस। हाँ या ना बोल दो भाई। ठीक, अब इसको लिखेंगे, ये तो बन गया v, अब इसको लिखेंगे कैपिटल V, इसको ले लेते हैं स्मॉल v, इसको ले लेते हैं स्मॉल v, इसको ले लेते हैं स्मॉल v डैश, स्मॉल v डैश। ये बनेगा कैपिटल V, जो कि है वेलोसिटी ऑफ किसका, एस डैश फ्रेम। ठीक है, अब एक काम करते हैं भाई, अब इसको दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये बनेगा dv डैश डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी माइनस डी कैपिटल V डिवाइडेड बाई डी टी। अब ये एक्चुअली क्या है, ये है एक्सीलरेशन स्मॉल ए डैश, स्मॉल ए डैश। ये एक्चुअली क्या है, पार्टिकल का एक्सीलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। ठीक है, इक्वल्स टू, ये बनेगा एक्सेलरेशन ए ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। अब अगर ये जो फ्रेम है, अब अगर इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा तब तो यहां पर जीरो आ जाएगा, लेकिन हां ऐसा नहीं है, इसका एक्सेलरेशन सपोज है तो इसको हमने मान लिया कैपिटल ए। ध्यान रखना, ये जो कैपिटल ए है ये है एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश फ्रेम, ये एस डैश फ्रेम का है। ठीक है, अगर इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा तब तो भाई दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से पार्टिकल पी का एक्सेलरेशन सेम बन गया, सेम बन गया, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड पे मास मल्टीप्लाई कर दूं, m मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज इस पार्टिकल का मास है m, तो ये क्या होगा, m a डैश इज इक्वल टू m a प्लस माइनस ऑफ m इंटू, माइनस ऑफ m इंटू। अब अगर मैं मान लू इसको, सपोज ये पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो इस तरफ है विथ रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, और इसका एक्सेलरेशन सपोज क्या है, एडस इस तरफ है, मान लो कि इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है। ध्यान से देखो, m a डैश के हिसाब से माइनस ए किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। हाँ या ना बोल दे भाई। अब देखो ये क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है फोर्स ऑन पार्टिकल एफ ऑन पी इन फ्रेम एस, सॉरी एस डैश, इन एस डैश। अच्छा, ये क्या है, ये है फोर्स ऑन पार्टिकल पी इन एस फ्रेम, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लस पी, सॉरी प्लस एफ सूडो, प्लस एफ सूडो, एफ सूडो, ध्यान रखना, ऑन पी। अब अगर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको इस तरफ लाके लिख सकते हो, कोई बात ही नहीं है। बस ध्यान रखना, एफ सूडो जो होगा वो होगा माइनस टाइम मास ऑफ द पार्टिकल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ध्यान रखना, m क्या है, m है मास ऑफ द पार्टिकल एंड a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ये क्या है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ये जो फोर्स निकला है ये वाला चीज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ सूडो। यही है सूडो फोर्स, यही एक्चुअली है सूडो फोर्स। ठीक है, यहां पे टीचर्स तुम लोगों को क्या बताता है कि भाई अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करना चाहते हो तब तुमको क्या लगाना पड़ेगा, सूडो लगाना पड़ेगा, जो कि जिस फ्रेम का, नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है ए, उसको अपोजिट करो, उसका डायरेक्शन अपोजिट मान लो, और जिस पार्टिकल पर लगा रहे हो
उस पार्टिकल का मास को मल्टीप्लाई करो और उस पे लगा लो। ठीक है, यानी अगर मैं यहां पर बताना चाहूं यहां पर सूडो कैसे अप्लाई होगा, अगर तुम लोग इनर्शियल फ्रेम में हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी इनर्शियल फ्रेम में एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर तुम लोग इनर्शियल फ्रेम में हो तब तो भाई इसको डिफरेंशिएशन करने से ही काम चल जाएगा। यानी अगर तुम लोग इनर्शियल फ्रेम में हो तो यहां से प्रोसीड ऐसे करोगे, ये बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन इनर्शियल फ्रेम इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इसको तुम लोग ऐसे लिखोगे, एम ए इज इक्वल टू एम ए डैश प्लस एम इंटू कैपिटल ए, यानी ये होगा फोर्स ऑन पी इन एस फ्रेम इज इक्वल टू ये होगा एफ ऑन पी इन एस डैश फ्रेम प्लस ये होगा फोर्स ऑन पार्टिकल एम विथ एक्सेलरेशन ए। इसका एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन हाँ एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, फोर्सेस की वजह से आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। लेकिन हाँ अब तक के लिए हम लोगों को सिर्फ इतना समझना पड़ेगा, और यहां पे कुछ चीज हमको नोट करना पड़ेगा जिसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके। तुम लोगों का काम क्या है, इसको नोट करना है। ठीक है, अब यहां पे मैं कुछ पॉइंट भी लिख देता हूं भाई। पहला पॉइंट है जो कि न्यूटन्स लॉज है, जो न्यूटन का लॉज है, न्यूटन्स लॉज आर इनवैलिड in non-inertial frame. However, to apply Newton's laws, we take a false force on to the account so that we can apply Newton's laws of motion NLM। ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया भाई, इंग्लिश में लिख दिया, थोड़ा सा समझो। न्यूटन्स लॉज एक्चुअली नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल ही नहीं है। अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक सूडो फोर्स मानना पड़ रहा है कि भाई हाँ ये एक फॉल्स फोर्स है, इसको फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं। ये जो सूडो फोर्स है ना, इसको फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं, फिक्टिशियस फोर्स, इसको फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये फिक्टिशियस फोर्स भी कहलाता है, और न्यूटन्स लॉ इस फ्रेम में वैलिड नहीं है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है। लेकिन हाँ इस फ्रेम में रहकर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमको इस फ्रेम में शिफ्ट होना पड़ेगा। जैसे ही हमने इस फ्रेम में शिफ्ट हुआ तो इसका जो एक्सेलरेशन है इसको अपोजिट डायरेक्शन में इस मास से मल्टीप्लाई करके इस मास के ऊपर लगाना है। कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, इसको थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। अभी तुम लोगों का काम है पॉज करके वीडियो को लिख लो। अभी के लिए तुम्हारा काम क्या है भाई, वीडियो को पॉज करो और लिख लो इतना। शायद हम लोगों ने सब कुछ चीजें डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखना, यही है सूडो, जो कि है मास ऑफ द पार्टिकल ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉज, और इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ध्यान रखना, मास ऑफ द पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल को चूज करना है, ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनएलएम। जिस पे हम लोग एनएलएम अप्लाई करेंगे उसी मास के साथ नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है उसको अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, दिखाई तो दे रहा है। बन गया, लिख लिया तुम लोगों ने, निपटा दूं? चलो भाई मैं निपटा रहा हूं, पोज करके लिख लो और थोड़ा सा चांस दिया। लो भाई, हट गया सामने से, पूरा सामने से हट गया भाई।
अभी पॉज करके लिख लो। लिख लिया पॉज करके? चलो भाई निपटा रहा हूं, मैं निपटा रहा हूं। चलो यहां पे वो लिफ्ट वाले बात भी आ जाता है, जो कि अपरेंट वेट, रियल वेट, वो सब चीजें यहां पर आ जाता है। डायरेक्टली हम लोग उस पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर, इसीलिए हम लोग स्यूडो फोर्स का हेल्प लेके अप्लाई करते हैं। अब ये तो बन गया थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज है। अब न्यूमेरिकल में आते हैं कि भाई अप्लाई कैसे करना है। सर इसको अप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ा सा वो भी सिखा दो। मैं बोलूंगा हाँ भाई सिखा दूंगा, लेकिन हम थोड़ा सा यहां पर फिर से वेक्टर बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है भाई फिजिक्स में। मतलब क्या बताऊं, विदाउट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को डील करना, वेक्टर जो कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों का वेक्टर क्लियर नहीं है तब भाई पहले जाके वेक्टर क्लियर करके आओ, क्योंकि वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वेक्टर्स आर वेरी मच यूजफुल। बहुत यूजफुल चीजें हैं वेक्टर में, तो थोड़ा सा ध्यान दे के वेक्टर को क्लियर करो। ध्यान देकर पढ़ाई भी करना होगा तुम लोगों को, ठीक है? अब हम लोगों को क्या करना है भाई, कुछ न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा, कुछ न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा और वहां से कुछ कुछ चीजों को फिर से समराइज करना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा, ताकि हम लोग अप्लाई कर सकें कि हाँ हम लोग समझ सके कि अप्लाई कैसे होता है सूडो फोर्स और न्यूटन्स लॉ उसमें कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन आ जाता है, पहला क्वेश्चन ये आ जाता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड थीटा इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द कार, एनालाइज द सिचुएशन इन ग्राउंड फ्रेम एंड ऑल्सो इन कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इन्होंने ऐसा बताया भाई, एक काट है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उठा लिया कि भाई ये क्वेश्चन शायद पहले करना चाहिए। ये एक काट है जो कि आगे बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। तो इन्होंने ऐसा बताया, ये जो बॉब है, ये जो पेंडुलम का बॉब है या फिर ये जो बॉल है, ये अगर कार फ्रेम के हिसाब से रेस्ट पर हो, यहां से कुछ एंगल में देखो, कार जैसे ही आगे बढ़ने लगा, ये बॉब ऐसा था, कार जैसे ही आगे बढ़ने लगा, ये बॉब यहां पे आके एंगल करके रुक गया, ऊपर नहीं जा रहा है, बस इतना एंगल में रुका हुआ है। और ये कार एक एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। ध्यान रखना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन अगर होता तो इसका एंगल चेंज हो जाता। ठीक है, अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होता तो इसका एंगल चेंज होता। तो इन्होंने क्या पूछ लिया, इन्होंने ऐसा पूछ लिया कि भाई पहले तुम लोगों को क्या करना है, पहले कार के बाहर रह के, ग्राउंड में रह के इतना इसका एनालिसिस करो, ग्राउंड में रह के, फिर कार के अंदर जाओ, फिर इसका एनालिसिस करो, फिर इसका एनालिसिस करो। तो अगर आपको ये चीज आता है विथ वैलिड लॉजिक, डायरेक्टली लगा के अगर बोल दोगे तब तो भाई मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने रट लिया है चीजें, आपने रट लिया है चीजें। मुझे ये बताओ, ग्राउंड में रह के अप्लाई करना और कार में रह के अप्लाई करना है, क्या तुम लोग ये दोनों के दोनों को डील कर सकते हो? अगर डील कर सकते हो तब बात बहुत सही है। अगर लॉजिकली भी डील कर सकते हो, फिजिक्स के साथ फिजिकली इक्वेशन को लिख सकते हो। फिजिकली का मतलब ये नहीं है कि हाँ हाथ में लिखना, फिजिकली का मतलब इक्वेशन तो लिखो, लेकिन हाँ उसके अंदर फिजिक्स को भी समझो। क्योंकि फिजिक्स, मैं बार बार बोलता हूं भाई, जेई और नीट स्पेसिफिकली होते हैं, क्यों? क्योंकि फिजिक्स वहां पर होता है, क्योंकि वो बच्चों का थोड़ा सा फिजिक्स पर्सपेक्टिव भी देखते हैं। लेकिन हाँ, फिजिक्स को इतना डीपली समझाना वहां पे जरूरत ही नहीं पड़ता। जेई एडवांस में थोड़ा सा पड़ता है, हाँ जेई में भी आता है, लेकिन हाँ मैं फिर से बताता हूं, फिजिक्स ये जेई और नीट के न्यूमेरिकल में नहीं है, फिजिक्स डेली लाइफ में है भाई। तुम जो पढ़ रहे हो इक्वेशन वगैरह, उसको थोड़ा सा डेली लाइफ में इमेजिन करना सीखो, डेली लाइफ में इमेजिन करना सीखो।
अगर वो कर लिया तब तो भाई फिजिक्स तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, चलो भाई बताओ इसको कैसे करना है, बताओ इसको कैसे करना है आंसर। पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से, पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से। तो भाई ग्राउंड फ्रेम जो है वो इनर्शियल फ्रेम है, तो यहां पे शोल्डर लगाना जरूरत ही नहीं है। अगर कोई बंदा ग्राउंड पर है और यहां पे मुस्कुरा रहा है, ऐसे कर रहा है, लेकिन हां मैं फिर से बता दूं, ग्राउंड फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होता है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं होता है। तो यहां पे हम लोग डायरेक्टली न्यूटन लॉज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पे कुछ चीजें भी है जो थोड़ा सा क्या कंट्रोवर्शियल हो जाता है, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। और मैं वहां पे इसको मतलब वो कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट है उसको यहां पर बता दूंगा। पहले इसको थोड़ा सा समझो कैसे करना है। जैसे ही मैंने कार को देखा तो मुझे ये पता चल गया कि भाई ये सीलिंग का टॉप है, कार का वो रूफ टॉप है काट का, यहां पे वो बॉब है और इसका मास कितना है, इसका मास इन्होंने दिया m, तो इसका मास हम लोगों ने मान लिया m है। और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है भाई, थीटा एंगल बना रहा है। और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, अच्छा हम लोगों को इससे एनालिसिस करना है कि भाई थीटा क्या है, अगर जो काट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। मैं फिर से बताता हूं, अगर एक्सेलरेशन चेंज हुआ तब इसका थीटा भी चेंज हो जाएगा। तो हमको क्या मानना पड़ेगा भाई, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तुम मुझे पूछोगे सर अगर एक्सेलरेशन चेंज होगा तो उसके हिसाब से थीटा भी चेंज होगा। ठीक है, आओ टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालिसिस करूं फ्री बॉडी डायग्राम के साथ, नीचे कौन से फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, mg, हाँ या ना बोल दे भाई। ठीक है, इस बॉब के ऊपर इस तरफ एक एक्सेलरेशन है, इस तरफ एक एक्सेलरेशन है, बॉब आगे बढ़ रहा है एक्सेलरेशन ऐसे, क्योंकि काट भी आगे बढ़ रहा है एक्सेलरेशन ऐसे। अच्छा, अब यहां पर टेंशन है टी, अगर ये थीटा है ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। और यहां पे अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, अगर ये 90 माइनस थीटा है तब ये थीटा है, हाँ या ना बोल दे भाई। अब अगर फिर से इसका दोबारा डायग्राम करूं तो ये रहा नीचे mg, इस तरफ एक एक्सेलरेशन है a, t ऐसा है और ये एंगल बनाता है t कितना, थीटा। तो यहां पे टेंशन का दो कंपोनेंट आ जाता है। पहला कंपोनेंट आ जाता है इस तरफ जो कि है t साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आ जाता है इस तरफ जो कि है t कॉस थीटा, जो कि है t कॉस थीटा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालिसिस करूं, देखो भाई ये वर्टिकल कंपोनेंट है और वर्टिकली कुछ एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है वर्टिकल कुछ एक्सेलरेशन। अगर वर्टिकली कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या मैं लिख सकता हूं वर्टिकली t कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होगा mg, t कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा mg। अच्छा, अब इस साइड में देखते हैं, इस साइड में कौन से फोर्सेस हैं, एक ही फोर्स है और वो है t साइन थीटा। अगर मैं t साइन थीटा लिख लिया, अब यहां पर देखो इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी है, a एक्सेलरेशन। मास कितना है बॉब का, m है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ma। तुम बोलोगे हाँ सर आप तो लिख सकते हैं, t साइन थीटा इज इक्वल टू ma, क्योंकि इस तरफ एक्सेलरेशन है और इस तरफ फोर्स, कौन से फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल है, t साइन थीटा रेस्पॉन्सिबल है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं, t साइन थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इक्वल्स टू ma डिवाइडेड बाय mg, t साइन थीटा इक्वल्स टू ma, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, mm कैंसिल आउट हो गया, कितना बन गया a/g। अब बताओ t भी कैंसिल आउट हो गया, यहां पर क्या आएगा फाइनल रिजल्ट, tan थीटा इज इक्वल्स टू a/g, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a/g। अब तुम ध्यान से देखो, अगर एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से चेंज होगा, अगर एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से चेंज होगा तो थीटा भी चेंज होगा, तो थीटा भी चेंज होगा। तो यहां पर ध्यान रहे एक्सेलरेशन, थीटा जो है वो एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, थीटा जो है वो एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से चेंज होगा तो थीटा भी टाइम के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, अच्छा यह तो बन गया ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से, ग्राउंड फ्रेम ऑफ
रेफरेंस। ये बन गया हमारे लिए पहला चीज। अब यहां पे एक कंट्रोवर्शियल चीज है। क्या चीज है? मुझे ये बताओ, ये जो एक्सेलरेशन आया है इस बॉब के ऊपर, क्या ये टी साइन थीटा की वजह से आया है? एक्चुअली थोड़ा सा समझो भाई, ये जो एक्सेलरेशन आया है बॉब के ऊपर, क्या ये एक्चुअली टी साइन थीटा की वजह से आया है? नहीं आया है। क्योंकि अगर इसके ऊपर एक्सेलरेशन है तो इसके ये काट के ऊपर कोई एक्सेलरेशन है तो काट के ऊपर कोई फोर्स इधर भी लग रहा है। काट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स इधर भी लग रहा है भाई, इसी के वजह से काट में एक्सेलरेशन इस तरफ है। अब बताओ, ये जो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए हम लोगों ने लिखा है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है? या यहां पर फिजिक्स इनवैलिड है? मुझे भी नहीं पता एक्चुअली यहां पर क्या हुआ है, मुझे भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा था एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्यों आएगा? क्योंकि फोर्स ही प्रोड्यूस करेगा। अब मैं यहां पर कौन से फोर्सेस रखूं? जो फोर्सेस एक्सेलरेशन पैदा करते हैं उनको लिखूं, या फिर जो फोर्सेस एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं करता उसको लिख लूं? ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। अब मैं फिर से पूछता हूं, क्या इस एक्सेलरेशन के लिए टी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है? नहीं है। एक्सेलरेशन के लिए काट के ऊपर जो फोर्स लगता है वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारे किताब इसको ऐसे लिखते हैं। मैं इसका फिजिक्स अभी तक समझ नहीं पाया कि भाई ये क्यों लिखते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम। क्योंकि टी साइन थीटा तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है भाई। टी साइन थीटा इसको आगे खींच रहा है? नहीं खींच रहा। इसको जो काट का एक्सेलरेशन है ए, वो जिस फोर्सेस से आगे है वो इसको आगे खींच रहा है भाई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अब आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर। नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर जो कि है कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैं कार के अंदर आके एनालिसिस किया तो मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया, और वो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है मैं फिर से बताता हूं। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन कितना है? स्मॉल ए है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो कार आगे जा रहा है, मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं और इस नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन ए है। अब मुझे अगर इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा स्यूडो, अब अगर मुझे एनालिसिस करना है तब मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा स्यूडो। और वो स्यूडो भी किस डायरेक्शन में होगा? वो स्यूडो होगा जो एक्चुअली काट का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसका अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहा ए। और एक चीज भाई, और एक चीज, इस तरफ कुछ फोर्स भी लगेगा और वो स्यूडो होगा कितना? ये जो पार्टिकल का मास है, जो बॉब का मास है m, और इसका एक्सेलरेशन जो होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम का a, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक डायग्राम करके समझाते हैं। ये रहा बॉब, ये रहा वर्टिकल लाइन, ये बॉब बना यहां पर, इसका मास है m। ठीक है, और ये काट आगे बढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन a से। अब अगर मैं इसको कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ एनालिसिस करूं, अब अगर मैं इसको कार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ एनालिसिस करूं तो मुझे इसको एनालिसिस करने के लिए न्यूटन्स लॉज अप्लाई करना पड़ेगा भाई। ये न्यूटन्स लॉज ही है, ये न्यूटन्स लॉज ही है। ये जो हम लोगों ने अप्लाई किया टी साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। ये जो हम लोगों ने अप्लाई किया टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ है कांस्टेंट मास की वजह से। अच्छा, देख लो फिर से देख लो। अब इसको अप्लाई करने के लिए मुझे स्यूडो अप्लाई करना पड़ेगा। और स्यूडो कैसे डिसाइड होगा? एफ स्यूडो इक्वल्स टू, पहले इस नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है उसको लिखो, फिर जिसके ऊपर तुम स्यूडो अप्लाई करोगे, जैसे कि मैं यहां पर इस बॉब के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, उसका मास को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और इस एक्सेलरेशन जो है, इस एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन में उस फोर्स को लगा लो, और इस एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन में उस फोर्स को लगा लो भाई, लगा भी लिया। और इसका एक्चुअली कितना वैल्यू है? इसका वैल्यू है मास इनटू एक्सेलरेशन ma। ठीक है,
ध्यान रखना यहां पर ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, NIF का एक्सेलरेशन यही है ए, और ऐसे डिसाइड होता है सूडो। नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन ले लो, जिस पर तुम सूडो अप्लाई करोगे उस मास को उस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर लो, और नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है उसका अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगा लो। यही तुमको हर एक टीचर बोलते आते हैं, लेकिन ये क्यों लगता है इसको मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया कि भाई अपोजिट में क्यों लगाते हैं। वहां पर एक -ma आया था ना, वो भी यही बात कर रहा था भाई। कैपिटल ए था नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन, स्मॉल m क्या था, मास ऑफ द पार्टिकल। भाई यही हम लोगों ने वही किया, -ma इस तरफ है, ठीक है। अब इसको एनालिसिस करना आसान है भाई, नीचे लगा लो mg, यहां पर लगा लो टेंशन T, अगर ये थीटा है ये भी थीटा बनेगा, जैसे कि ये थीटा बना तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये बनेगा T cos थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट है ये बनेगा T sin थीटा। तो कार फ्रेम के हिसाब से बॉब स्टेशनरी है, कार के हिसाब से जो बॉब है वो तो स्टेशनरी है भाई। कार के हिसाब से बॉब क्या है भाई, स्टेशनरी है। अगर ये स्टेशनरी है तो भाई इसका हर एक कंपोनेंट बैलेंस्ड आउट होगा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग T cos थीटा इज इक्वल टू mg होगा, और हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट के अलोंग T sin थीटा इज इक्वल टू ma होगा, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से T sin थीटा इज इक्वल टू ma होगा, और वर्टिकल के हिसाब से T cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं भाई, क्या होगा, T sin थीटा इज इक्वल टू ma डिवाइडेड बाई, यहां पर डिवाइड कर लिया T cos थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड कर लिया भाई, इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर लिया। ध्यान से देख लो, जैसे ही डिवाइड कर लिया भाई T कैंसिल आउट हो गया, mm कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा बाई cos थीटा कितना बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। अब अगर मैं यहां पर थीटा लिखूं ये बनेगा tan इनवर्स a डिवाइडेड बाई जी। लो भाई बन गया तुम्हारे लिए काम, बन गया, यहां पर बन गया तुम्हारे लिए काम। तो ये होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, ये होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। ध्यान से रखना सूडो को कैसे अप्लाई करना ये मैंने बता दिया। जितना नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसको उठाओ, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हो उसका मास को इसका एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करो, और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है उसको इसके साथ अपोजिट करके लगा, बन गया तुम्हारा काम भाई। यही मैं यही चीजें पहले फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया नॉन इनर्शियल फ्रेम, वहां पे एक -ma का टर्म आया था, यही है -ma। इसको अगर मैं लिखूं ना डायरेक्टली ये होगा -ma, क्योंकि ये पीछे की तरफ है, ठीक है। लिख लो पॉज करके, इतना पॉज करके लिख लो, पॉज करके इसको थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि हमको और आगे भी बढ़ना है भाई, और आगे भी बढ़ना है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है, लिफ्ट का बारे में भी चर्चा करना है। तो चीजें तो है भाई, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बैलेंस्ड आउट करना है भाई, न्यूमेरिकल्स भी बहुत करना है। बन गया। अच्छा मैं साइड हट जाऊं, लो भाई मैं साइड हट गया, लिख लो पॉज करके, वीडियो को पॉज करके लिखना, हमेशा वीडियो को पॉज करके लिखना। अब देखो आगे बढ़ते हैं भाई, मैं इसको निपटा दूं, चलो एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। सर कितने न्यूमेरिकल है भाई, देखो न्यूमेरिकल कराने में तुम्हारा ही फायदा है, जितना न्यूमेरिकल तुम लोग करोगे उतना प्रॉफिट तुम्हारे लिए होगा। मेरे लिए क्या है भाई, मेरा अपना क्या है, मैं तो तुमको आया हूं पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर। अगर बोर्ड वगैरह होता ना, स्मार्ट बोर्ड वगैरह, तब बहुत आसान होता, क्योंकि भाई सवाल जल्दी जल्दी बनता है वहां पर।
क्योंकि यहां पर इसको क्लीन करना पड़ता है, फिर से लिखो, फिर से क्लीन करो, फिर से लिखो, फिर क्लीन करो, ये तो चलता रहता है भाई। लेकिन ये चीज वो स्मार्ट बोर्ड में नहीं है। लिख लिया, नेक्स्ट स्लाइड में चल लो, लिख लिया, फिर नेक्स्ट पेज में चल लो, फिर से लिख लिया, फिर नेक्स्ट पेज में चल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बताया, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ वेज ए सो दैट ब्लॉक रिमेन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वेज। इसको करने से पहले मैं कुछ और चीजें बता देता हूं यहां पर। क्या तुम ये बता सकते हो, थोड़ा सा सोच के बताना, थोड़ा सा सोच के बताना। एक काट है और इसके ऊपर एक मास है m, और ये काट a1 एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, a1 एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। और एक दूसरा काट है, इसके ऊपर कोई आदमी खड़ा है और ये काट a2 एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, a2 एक्सेलरेशन से। तो अगर मैं पूछूं ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से तुमको क्या दिखेगा बताओ, और इस मेन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से यहां पर क्या दिखेगा बताओ, इस पर यहां पर क्या दिखेगा। तो तुम्हारा आंसर ये होगा सर, यहां पर ये आदमी को लगेगा कि भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स है, वो इसको ma1 एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये चीज एफ एक्सटर्नल, ये फोर्स निकाल लेगा। अब इस पेन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से क्या ये बोल सकता है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma1? क्या ये बोल सकता है? क्वेश्चन मार्क है यहां पर। क्या ये ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्ट, ये मैन ही, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, इसका खुद का एक्सेलरेशन है a2। तो अब अगर इसको यहां पर लॉज, न्यूटन्स लॉज अप्लाई करना है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है इसको उठाना पड़ेगा। पहली बात, पहले इसने इसका एक्सेलरेशन लिया a2। दूसरा पॉइंट क्या है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये न्यूटन्स लॉज अप्लाई करेगा उसका मास इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा ma2, और इसको, ये जो फोर्स बना इसको नाम देगा एफ सूडो, और इसको इस एक्सेलरेशन के साथ उल्टा करके लगाएगा जो कि है एफ सूडो। बार बार मेरा सूडो का स्पेलिंग गलत हो रहा है, बार बार मेरा सूडो का स्पेलिंग गलत हो रहा है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे यार। ये जो सूडो इसने लगाया, इसने ma2 करके पीछे लगाया, ध्यान से देखना, ये बनेगा ma2। यानी अगर मैं लिखूं ना p सूडो क्या बनेगा, सॉरी f सूडो, ये होगा एक्चुअली ma2 अगर इस तरफ है तो ये बनेगा -ma2। अब ये क्या लिखेगा, अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है तो ये लिखेगा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma1 -ma2, -ma2। ध्यान रहे यहां पर m क्या है, इस ब्लॉक का मास है, इस ब्लॉक का मास ही है m2, कुछ अदर चीज नहीं है भाई, कुछ अदर चीज नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि यहां पे मुझे ये बताना था, मैं भूल गया था बताना, ये मुझे यहां पर बताना था, इसलिए मैंने यहां पर ये चीज बता दी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्या है, नेक्स्ट सवाल आपके लिए ये है, ये एक वेज है, ये एक वेज है, और इस वेज का मास है 2m, और यहां पे ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा। ठीक है, अब इन्होंने पूछ लिया
यहां पर एक स्मॉल मास m है, यहां पर एक स्मॉल मास m है। अगर मैं यहां पर इसको रख दूं तो ये नीचे स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि mg साइन थीटा नीचे लगेगा। सर mg साइन थीटा कैसे लगा? मैं फिर से बोलूंगा भाई, अगर mg साइन थीटा प्लेन वेज के ऊपर इस डायरेक्शन में कैसे आया ये नहीं पता, तब तुमको लॉज ऑफ मोशन पहले से ही देखना पड़ेगा, फर्स्ट वीडियो से, पूरा का पूरा फर्स्ट वीडियो से देखना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में आकर तुम लोग ये पूछ नहीं सकते सर यहां पर ये कैसे लगा, कि भाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बताना, टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ए ऑफ द वेज। ये वेज का एक्सेलरेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं वेज। इस वेज का एक्सेलरेशन कितना हो, सच दैट m remains stationary with respect to the wedge। वेज के हिसाब से ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, और इस कंडीशन के लिए वेज का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ये मानना, इसको निकालो, वेज का एक्सेलरेशन कितना होगा ये निकालो। ध्यान रहे यहां पर लिखा है विथ रेस्पेक्ट टू दी वेज, विथ रेस्पेक्ट टू दी वेज, वेज के हिसाब से एक्सेलरेशन कितना होगा ये निकालो। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा टाइम दो कि भाई हां कैसे बन रहा है, इसको थोड़ा सा निकालो। पॉज करके ट्राई कर लिया इतना, हम वो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया इसलिए रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। कैसे करोगे इसको थोड़ा सा सोचो। अगर मैं इसको एनालिसिस करूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालिसिस करूं, यहां पर वेज है, यहां पर वेज है, ये एंगल है वेज का थीटा, यहां पर मास कितना है m है, और ये एक्सेलरेशन है a वेज का, और वेज का मास कितना है 2m। ठीक है, वेज के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है और यहां पे उसका मन थोड़ा सा खराब है, क्योंकि उसको आप उसको लेके नॉन इनर्शियल फ्रेम पर डाल दिया, वो इनर्शियल रहना चाहता है। अगर इसको इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, तो पहली बात इसके ऊपर एक सूडो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम इस ऑब्जेक्ट पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। और सूडो क्या होता है, सूडो होता है ये एक्सेलरेशन है, इस मास, जिस मास के ऊपर हम लोग न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं उसी का मास इक्वल टू, यही होता है सूडो, एफ सूडो। और डायरेक्शन क्या होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसे एफ पी एस सूडो। ठीक है, अच्छा अब इसका ऑब्जेक्ट का जो मास, जो वेट होगा वो होगा नीचे mg, हाँ या ना बोल दो भाई। ठीक है, अच्छा फिर से देखते हैं, फिर देखते हैं। अब अगर मैं देखो, ये ब्लॉक जो है ये इस डायरेक्शन में मोशन करना चाहेगा, इसका जो नेचर ऑफ मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन वगैरह चीजें आएंगे वो इस डायरेक्शन में रहेंगी। ठीक है, अच्छा अब अगर ये थीटा है, मैंने बताया था ये भी थीटा आएगा, अगर ये थीटा आएगा तो फिर से ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है ये भी थीटा आएगा, अगर ये थीटा है ये भी थीटा, ये थीटा है ये भी थीटा। ठीक है, अच्छा पता चल गया ना, मैं बताया था देखो, अगर ये थीटा है ये थीटा आएगा, ये मैंने बताया था। अगर ये थीटा रहेगा तो ये 90 माइनस थीटा, लेकिन भाई ये तो एक परपेंडिकुलर है, फिर से अगर ये 90 माइनस थीटा तब ये बनेगा फिर से थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा बनेगा, हाँ या ना बोल दे भाई। सॉलिड लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूं, लो भाई सॉलिड लाइन ही ड्रॉ कर दिया, यहां पर एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस, ये लाइन कह लूं, एक लाइन इसके। अगर ये थीटा है ये थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये थीटा। ठीक है, अच्छा अब एक एक करके चीजों को हमको फिर से तोड़ना पड़ेगा, फिर से हम लोगों को चीजों को तोड़ना पड़ेगा। अब चीजें को देखेंगे हम लोग, ये mg है, थीटा है तो ये बनेगा mg cos थीटा। ठीक है, ये अगर cos कंपोनेंट लिया तो ये होगा क्या, mg sin थीटा। ठीक है, अच्छा अगर ये mg sin थीटा है तो mg का काम बन गया, छोड़ो भाई। अब आते हैं सूडो फोर्स की तरफ। सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, दूसरा कंपोनेंट होगा इस तरफ। जो ये वाला कंपोनेंट होगा, जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ध्यान से देखो, ये थीटा है यानी इस तरफ रहेगा एफ पी कॉस थीटा, और इस तरफ रहेगा एफ पी
साइन थीटा, और इस तरफ रहेगा एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन, इस तरफ रहेगा एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन। तो अब अगर मैं इस ब्लॉक को उठा के फिर से यहां पर देखूं ना, तो ये है एक्चुअली ब्लॉक, ये ब्लॉक ऐसे जाना चाहता है, ये इसका सरफेस है जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वेज के साथ, यहां पर नीचे गिर रहा है mg, डाउनवर्ड है mg cos थीटा, सॉरी वेज के अंदर है, डाउनवर्ड है mg sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ है, सूडो ऐसा है fp, fp का एक कंपोनेंट इस तरफ है क्योंकि ये थीटा है, तो ये बनेगा fp cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि बनेगा fp sin थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं थोड़ा सा, अब अगर मैं इसको देखूं थोड़ा सा, तो क्या पूछना क्या चाहते हैं भाई, नॉर्मल रिएक्शन निकाल ले, सब एक एक चीज निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि एनालिसिस कर रहे हैं तो कर लेते हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में थोड़ा सा देखूं तो मुझे क्या पता चलेगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है वर्टिकल है भाई, इस इंक्लाइनेशन के ऊपर वर्टिकल है, तो n इक्वल टू ये होना चाहिए क्योंकि कॉन्टैक्ट में है ब्लॉक। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, n इक्वल टू mg cos थीटा प्लस fp sin थीटा, यानी ये बनेगा mg cos थीटा प्लस fp की जगह मैं क्या लिखूंगा, सूडो, मुझे पता है fp कितना है, ma, तो यहां पे लिखूंगा ma sin थीटा, ये बनेगा तुम्हारे लिए नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं m को कॉमन ले आऊं तो ये बनेगा g cos थीटा प्लस a sin थीटा, यही है तुम्हारे लिए क्या चीज, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब मोशन के बारे में देखें तो इसको देखना एसेंशियल है भाई, अगर ये स्टेशनरी है तो ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इस सूडो अगर ज्यादा हो गया तो ये वाला कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा, अब ये ब्लॉक ऊपर स्लाइड करने लगेगा, लेकिन हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, यानी इस एक्सिस के अलोंग जितने भी कंपोनेंट है वो बैलेंस्ड आउट होना चाहिए, यानी ये जो कॉस कंपोनेंट और ये जो साइन कंपोनेंट है ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं इस एक्सिस के वजह से एफ पी साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, सॉरी एफ पी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब इसको फिर से कैसे लिखेंगे, एफ पी कितना है भाई, एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम एम कैंसिल आउट हो गया, कॉस को इस तरफ ले जाओ, जी को इस तरफ ले आओ, क्या बनेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई जी। तो थीटा कितना बना है भाई, tan इनवर्स ए बाई जी, tan इनवर्स ए बाई जी। तो इतना एक्सेलरेशन होने से, इतना सॉरी हमको थीटा नहीं निकालना है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है, थीटा नहीं निकालना, हमको एक्सेलरेशन चाहिए, सॉरी थीटा हमको ऑलरेडी गिवन है, हमको पूछा है भाई एक्सेलरेशन कितना है, तब भाई यहां से एक्सेलरेशन निकाल लो, क्या बनेगा a इज इक्वल टू जी tan थीटा। इतना एक्सेलरेशन होने से ये जो ब्लॉक है, ये यहां से जो बंदा यहां पर खड़ा है इसको लगेगा कि भाई ये ब्लॉक स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा, इसको लगेगा ये ब्लॉक जो है ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी टीपू सुल्तान बन के छाप लो, इसको भी टीपू सुल्तान बन के छाप लो। चलो लिख लिया पॉज करके, निपटा दूं। इस रिजल्ट को याद रखना, ये एससीवी का एक सिमिलर सा क्वेश्चन है, उस पर यूजफुल होता है, इस रिजल्ट को थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, चलो मैं निपटा दूं, चलो भाई निपटा ही देता हूं।
नेक्स्ट सवाल में हम लोगों को क्या पूछा, थोड़ा सा देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट स्मॉल m इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू 2m। अच्छा, ऐसा सवाल दिया, वही वेज वाला सवाल दिया है फिर से, ये एससीवी का सवाल है। स्मॉल m, ये है 2m, यहां पर एक रस्सी लगा है और ये पूरा का पूरा एक फ्लोर पर है। यहाँ पर एक रस्सी लगा है, यहाँ पर एक पुली है, ये पुली के ऊपर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, एम डैश, ठीक है। और इन्होंने क्या पूछ लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम डैश सच दैट एम इज स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू वेज के हिसाब से ये क्या होगा बताओ। एम डैश का वैल्यू बता दो सच दैट, ये टोटल जो है वो थोड़ा सा सॉल्व आउट हो जाएगा। हाँ, यहां पर एंगल दिया है भाई, यहां पर एंगल दिया है थीटा। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। पिछला रिजल्ट थोड़ा सा यहां पर यूजफुल होगा, जो कि था ए इज इक्वल टू जी tan थीटा, ठीक है। जो कि था ए इज इक्वल टू जी tan थीटा। बन गया, सॉल्व हो गया, नहीं हुआ भाई, थोड़ा सा ट्राई कर लो यार, बन जाए शायद तुमसे। बन गया, नहीं बना, चलो मैं कर रहा हूं। मान लो सपोज एक्सेलरेशन जो वेज का है वो एक्सेलरेशन ए है और वो भी इस तरफ है, और जो प्रीवियस कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला, जो पिछला न्यूमेरिकल था, प्रीवियस कंक्लूजन जो प्रीवियसली हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला, उस पे ये मिला कि वेज का एक्सेलरेशन होना चाहिए जी tan थीटा। अगर ये रहा तब वेज क्या करेगा, ये जो मास है ये यहां पर कोई अगर खड़ा है, इसके हिसाब से ये स्टेशनरी होगा, इसके हिसाब से ये स्टेशनरी होगा। अच्छा भाई, देखते हैं क्या होता है। तो हमको तो ये वाला एक्सेलरेशन ऑलरेडी प्रीवियसली पता है, तो हम लोग थोड़ा सा खुश हो जाते हैं और दांत दिखा देते हैं, ही दिखा दिया दांत, ठीक है। अच्छा, अब इस कंक्लूजन को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग इसका एफबीडी भी बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें भी करना भी है, बहुत सारी चीजों का डिस्कशन करना है। पहला बात, यहां पे कितना फोर्स होगा, एम डैश जी, हाँ या ना बोल दे भाई, ठीक है। ऊपर यहां पर कितना फोर्स होगा, टी। नीचे कितना एक्सेलरेशन होगा, यही वाला एक्सेलरेशन है ए, ठीक है। अब यहां से एक पॉइंट, एक टेंशन गया होगा इस तरफ, और यहां पे एक्सेलरेशन ऑलरेडी कितना है ए, लेकिन यहां पे मास है 3m। यहां पर मास कितना है भाई, यहां पर मास है 3m, 2m प्लस m होकर बन जाएगा 3m। अब इक्वेशन अगर मैं लिखूं, अगर इसका इक्वेशन लिखूं, इसका इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा, एम डैश जी माइनस टी इज इक्वल टू एम डैश ए। अब अगर इसका इक्वेशन लिखूं, ये मुझे क्या मिलेगा, t इक्वल्स टू कितना है, 3ma। अब a का वैल्यू क्या है, हम लोगों ने निकाला हुआ है, a इक्वल्स टू जी tan थीटा। तो भाई यहां पर पुट करो, t इज इक्वल टू कितना बनेगा, 3mg tan थीटा, 3mg tan थीटा। एम डैश जी माइनस टी इज इक्वल टू एम डैश, फिर से a की जगह क्या पुट करेंगे भाई, g tan थीटा। तब भाई इन दोनों को कैंसिल आउट करो। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था एम डैश का वैल्यू, तो भाई एम डैश का वैल्यू निकालना तो पड़ेगा। कैसे निकालोगे, एम डैश जी इज इक्वल टू 3mg tan थीटा प्लस एम डैश जी tan थीटा। अब मुझे लगता है कि भाई जी कैंसल आउट हो जाएगा, जी कैंसल आउट हो गया। यहां पर मुझे मिला एम डैश, यहां पर है एम डैश tan थीटा, तो भाई इसको यहां पर ले आओ, एम डैश माइनस एम डैश tan थीटा इज इक्वल टू 3m tan थीटा। एम डैश कॉमन ले लो यहां से,
एम डैश कॉमन ले लिया, अब ये बनेगा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 3m tan थीटा। अब एम डैश क्या बन गया 3m tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। ये है तुम्हारे लिए कंक्लूजन, ये है तुम्हारे लिए कंक्लूजन। लिख लो पॉज करके। अच्छा मैं साइड हट जाऊं, लो भाई मैं साइड हट गया, लिख लिया। लिफ्ट वाले सवाल पे चले, लिफ्ट वाले पे चलते, लिफ्ट वाले पे, लिफ्ट वाले सवाल पे। लिफ्ट, लिफ्ट वाले पे मैं पहले से ही बता देता हूं एक्चुअली क्या पूछता है। ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन पूछेगा, नहीं तो टेंशन पूछेगा। ठीक है, तो पहला कुछ कुछ केसेस ले लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन टाइप ले लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन टाइप, नॉर्मल रिएक्शन टाइप। ठीक है, पहले एक्चुअली क्या है, पहला चीज, पहला पॉइंट, पहला केस, तो पहला केस है स्यूडो फोर्स का। तुम लोगों ने क्या सोचा मैं वो पहला वाला गाना गाऊंगा? नहीं भाई, गाना नहीं गाऊंगा। ये लिफ्ट है, और इस लिफ्ट के अंदर मैं खड़ा हूं। मैं तुम लोगों को खड़ा नहीं करना चाहता, मैं खुद खड़ा हूं, और मेरा मन थोड़ा सा खराब है। मेरा मन थोड़ा सा खराब है। अब ये लिफ्ट रेस्ट पर है, रेस्ट पर यानी ऐसा मत सोचना कि भाई इसका एक्सेलरेशन ही 0 है। रेस्ट पर मानना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। रेस्ट नहीं, इसका हम लोगों ने क्या कर लिया, इसका एक्सेलरेशन को हम लोगों ने 0 मान लिया। अब अगर यहां पर एक वेइंग मशीन है, या फिर यहां पर मैं पूछ लूं कि भाई मेरे सर के ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तुम लोग क्या करोगे? भाई सर आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है n, और आपके पैरों को नीचे से आपका जो वर्टिकल वेट जा रहा है वो रहे mg। तो यहां पर तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे से लिख लिया n इक्वल्स टू mg, n इक्वल्स टू mg। अच्छा ठीक है भाई, बात तो सही है। अब फिर से यहां पर देखते हैं कि भाई अगर लिफ्ट, यही है नॉर्मल रिएक्शन, और यहां पर वेइंग मशीन होता ना, अगर वेइंग मशीन होता तो भी वेइंग मशीन इतना ही दिखाता तुम लोगों को, नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन दिखाता है। अगर पूछ ले कि वेइंग मशीन कितना मास दिखाएगा, तो वेइंग मशीन बताता है नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय जी। अगर वेइंग मशीन से हमको मास पता करना होता, तो वेइंग मशीन एक्चुअली बताता है नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय जी। जो डेली लाइफ में जो वेइंग मशीन देखते हो आप लोग, उसमें एक्चुअली ये बताता क्या है, नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय जी। आपके ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन है, और उस जगह पे जहां पे आप एक्चुअली खड़े हो उस पे जी कितना है, उस पे जी कितना है, यही दिखाता है नॉर्मल रिएक्शन, वो सॉरी वेइंग मशीन, जो कि आपका मास बताता है। 70 kg, 72 kg, 50 kg, 80 kg, कोई तो क्विंटल भी होता है। ठीक है, छोड़ो भाई, आ जाओ अभी इस पे आ जाओ। अब यहां पर वही फिर से मैं खड़ा हूं, नन्हा सा मुन्ना सा, लेकिन अभी भी मेरा मन दुख है, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे लाके नॉन इनर्शियल फ्रेम में रख लिया, और ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ऐसे, और ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ऐसे। जैसे ये लिफ्ट ऊपर जाएगा, तो अगर मैं खुद के ऊपर अप्लाई करूंगा न्यूटन्स लॉज, मैं खुद के ऊपर अप्लाई करूंगा न्यूटन्स लॉज, तो भाई नीचे क्या है, mg है, ऊपर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, तो मैं n इक्वल टू mg लिख दूंगा, जो कि हो जाएगा गलत। अगर मैं लिख दिया n इक्वल टू mg, हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहां पर एक एक्सेलरेशन है फ्रेम का। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्यूडो, फिर से स्यूडो लगाना पड़ेगा। जो स्यूडो होगा किस तरफ, फिर से नीचे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, और स्यूडो कैसा लगता है, एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगता है, नीचे लगता है एक्सेलरेशन, नीचे लगता है स्यूडो। कितना लगता है, जिस ऑब्जेक्ट का, सपोज मेरा मास है m, और अगर मैं खुद के ऊपर स्यूडो लगाऊंगा, तो भाई मेरा खुद का अपना मास, और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन है a, इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसका अपोजिट डायरेक्शन में m बन गया। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्योंकि भाई मैं अपने हिसाब से स्टेशनरी हूं,
तो यहां पर जो जितने भी फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड आउट होना चाहिए मेरे फ्रेम के हिसाब से। मेरे फ्रेम के हिसाब से ये सब बैलेंस्ड आउट होना चाहिए। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, N इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी, यानी M इंटू ए प्लस जी, M इंटू ए प्लस जी। यहां पर ध्यान में रहे, अगर वेइंग मशीन होता और वेइंग मशीन, देखो भाई जनरली वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन बताता है, जनरली वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन बताता है, लेकिन हाँ जो डेली लाइफ वाला वेइंग मशीन है वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं बताता, वो नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय जी बताता है और इफेक्टिव जी बताता है, और इफेक्टिव जी भी बताता है। यानी एम यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय ए प्लस जी। एज जी और ए दोनों के दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव, नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव। ये एक्चुअली जो डेली लाइफ का वेइंग मशीन है जिस पर जाके तुम खड़े होते हो और वो दिखाता है 70 kg, 60 kg, 65 kg, 50 kg, 40 kg, 30 kg, 10 kg, 5 kg, 2 kg, जो भी दिखाएगा, ठीक है। और यहां पर ध्यान में रखना एक्सेलरेशन जो है वो जी से बड़ा भी हो सकता है, जी से छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जी से इक्वल टू भी हो सकता है। जो एक्सेलरेशन है वो जी का, यहां पर कुछ भी कंडीशन हो सकता है, यहां पर कुछ भी कंडीशन हो सकता है। जो एक्सेलरेशन है वो जी से छोटा भी हो सकता है, जी से इक्वल टू भी हो सकता है, जी से बड़ा भी हो सकता है। एक्सेलरेशन कैन बी इक्वल टू जी, लेस देन जी, ग्रेटर देन जी। ये तीनों का तीनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उतना ही होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन हाँ लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड रहना चाहिए। अब आते हैं लास्ट केस पर। लास्ट केस में क्या है, लास्ट केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और ये लास्ट वाला केस दिखता बहुत छोटा है, लेकिन बताऊंगा आगे जाके क्या है, थोड़ा सा सस्पेंस में रहो। यहां पर मैं फिर से खड़ा हूं, लेकिन हाँ इस बार मेरा जो मन है वो बहुत खुश है और मैं मुस्कुरा रहा हूं, ही ऐसे मुस्कुरा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब फिर से देखते हैं, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड ना होके अभी डाउनवर्ड है एक्सेलरेशन। अब क्या होगा, अब नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर आएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है, mg नीचे रहेगा, कोई बात नहीं है भाई, कुछ बात नहीं है। और अगर मैं यहां पे पूछ लूं नॉर्मल रिएक्शन मेरा कितना होगा, तो तुम बताओगे सर mg होगा। मैं फिर से बोलूंगा भाई सूडो को कौन लिखेगा, तुम बताओगे हाँ सर सूडो को तो लिखना मैंने भूल गया। तो भाई कैसे करते हैं, जो एक्सेलरेशन है उसके साथ इस मास को मल्टीप्लाई करो, वो बन जाता है ma, और इसको इस एक्सेलरेशन का जो अपोजिट डायरेक्शन में है उस पर अप्लाई कर दो। नीचे एक्सेलरेशन है, सूडो कैसे अप्लाई होगा, ऊपर अप्लाई होगा। अब ये बन गया n इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, mg माइनस ma बनेगा। और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं डायरेक्टली, अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं तो स्टेशनरी हूं लिफ्ट पे, अब मैं लिफ्ट पे क्या हूं भाई, स्टेशनरी हूं। तो जैसे ही मैं लिफ्ट पे स्टेशनरी रहा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं n प्लस ma इज इक्वल टू mg, लिख दिया भाई। अब n क्या होगा, n होगा mg माइनस ma, mg माइनस ma। अच्छा, अब यहां पर क्या रहेगा, n इक्वल्स टू, मैं m कॉमन ले आया, ये बन गया g माइनस a, जिसको हम आगे जाकर g इफेक्टिव भी बोलेंगे। इसको हम लोग g इफेक्टिव बोलते हैं, ये थोड़ा सा शॉर्टकट बन जाता है, इसीलिए हम लोग लिख देते हैं g इफेक्टिव। इसको हम लोग लिख देते हैं g इफेक्टिव। जो भी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट या फिर एक्सेलरेशन g को अफेक्ट कर रहा है, उन दोनों का वेक्टर एडिशन करके हम लोग उसको g इफेक्टिव बोलते हैं। जी का डायरेक्शन में जो भी इधर वेक्टर है, फुल कोई एक्सेलरेशन का वेक्टर है या फिर कोई कंपोनेंट है, तो उन दोनों को हम लोग थोड़ा सा मिला के बोल देते हैं जी इफेक्टिव। अब यहां पे कंडीशंस बहुत सारे हैं। हाँ भाई, यहां पे अगर मैं मास निकालूं तो ये बन जाएगा n डिवाइडेड बाई जी माइनस है, लेकिन हाँ यहां पे कुछ कुछ कंडीशन है, देखते हैं। अब यहां पर ये जो बात है ना, ये आइंस्टाइन के दिमाग में भी खटका था, ठीक है। तो भाई इतना पहले लिखो, फिर बोलते हैं क्या क्या चीज एक्चुअली चल रहा है। ये चीज आइंस्टाइन के दिमाग में भी खटका था, ये वाला चीज, जो लास्ट वाला चीज मैंने बताया, यहाँ पे ये वाला चीज, ये जो लिखा हूं ना यहाँ पर, ये वाला चीज आइंस्टाइन में दिमाग में भी खटका था। अब उन्होंने क्या किया, इसको बताना मुझे पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं बोल चुका हूं, मैं बोलूंगा
तो भाई मुझे बताना तो पड़ेगा। अगर नहीं बोलूंगा तब थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा तुम्हारे साथ। लिख लो इसको पॉज करके इतना, क्योंकि हमको आगे भी बढ़ना है भाई। पॉज करके इतना लिख लो। लिख लिया पॉज करके? चलो मैं निपटा रहा हूं भाई। चले चले बतवा, चल फिजिक्स भी पढ़ ले यारा। फिजिक्स पढ़ेगा तो नेचर को भी देखेगा, आइंस्टाइन बनेगा रे बाबा। अब देखते हैं यहां पर एक्चुअली होता क्या है। अब यूं मान लो तुम्हारा जो लिफ्ट है, मैं नीचे जाने की बात कर रहा हूं भाई। यहां पर मैं खड़ा हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि यहां पर आइंस्टाइन चचा आ गए भाई, और मैं डांस भी कर रहा हूं, उड़ी उड़ी जाए mg। ऊपर वाले को जो स्यूडो है वो है ma, और नीचे वाले इसका एक्सेलरेशन है। और मुझे ये पता चल गया इसका जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो होगा mg माइनस ए। mg माइनस ए। अब अगर ए जी से छोटा है, ए जी से छोटा है तब तो कोई बात नहीं भाई, ये तो सेटिस्फाइड है। एन इक्वल्स टू कितना बनेगा? एम जी माइनस ए। और अगर ए जी से छोटा है तो भाई नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पहला पॉइंट तो ओके है। हाँ सर एकदम ओके है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। इतना तक तो हर कोई सोच रहा था। दूसरा पॉइंट यहां पर ही इसी का ही स्पेशल केस है, केवल इसी का ही 3 स्पेशल केस में बता रहा हूं, केवल इसका ही 3 स्पेशल केस है। दूसरा पॉइंट यहां पर आ गया, ये रहा इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या आ गया? अब भाई इंटरेस्टिंग बनेगा। अब सोचो जो लिफ्ट है वो भी फ्री फॉल कर रहा है, यानी उसका भी एक्सेलरेशन नीचे स्मॉल जी है, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा मैं बता देता हूं, एक्चुअली क्या होगा मैं बता देता हूं। ये जो लिफ्ट का जो केबल है वो बीच में से कट गया तो लिफ्ट नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। तो जो लिफ्ट है वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। यहां से आइंस्टाइन का दिमाग खड़का था एकदम। उन्होंने बोला कि भाई अगर जो लिफ्ट है वो भी एक्सेलरेशन जी से नीचे जाए, वो भी अगर एक्सेलरेशन जी से नीचे जाए। अब आइंस्टाइन चचा जो थे उनका दिमाग खड़का कि भाई अगर लिफ्ट भी जी वाले एक्सेलरेशन से लिफ्ट भी जी वाले एक्सेलरेशन से नीचे जाए, मेरा भी मास, मेरा भी वेट है mg, नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की तरफ, सूडो यहां पर लगेगा mg, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन कितना है? g है। यानी यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो बनेगा n इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, यानी एम जी माइनस जी, यानी नॉर्मल रिएक्शन यहां पर 0 बन गया। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर 0 बन गया, यानी मैं सरफेस के साथ में कांटेक्ट पर ही नहीं हूं, कांटेक्ट लॉस्ट। अगर मैं सरफेस के ऊपर कांटेक्ट में नहीं हूं तब आइंस्टाइन ने ये इमेजिन किया कि भाई अगर ये बन रहा है ना तो लिफ्ट भी फ्री फॉल कर रहा है और मैं सरफेस में कांटेक्ट में ही नहीं हूं, एक्चुअली मैं लिफ्ट के अंदर फ्री फॉल कर रहा हूं और मैं उड़ रहा हूं लिफ्ट के अंदर, सरफेस के अंदर कांटेक्ट में नहीं। यानी मेरा भी एक्सेलरेशन नीचे जी है, लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन नीचे जी है, मेरा नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं किसी सरफेस के साथ भी कांटेक्ट में नहीं हूंगा।
और यहां से ही इस छोटा सा, ये जो छोटा सा एग्जांपल है, इस छोटी सी बात ने, ये छोटा सा बात है, इस छोटी सी बात ने आइंस्टाइन के दिमाग को इतना खड़काया, उसने न्यूटन के अगेंस्ट में जाके, पूरा न्यूटन का अगेंस्ट में जाके एक नया थ्योरी प्रपोज कर लिया, जो कि था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब तो मेरा मन कर रहा है कि भाई इन सभी चीजों को तुमको बता दूं। अब तो मेरा मन यह भी कर रहा है कि भाई जनरल थ्योरी भी बता दो और वीडियो को 10-15 घंटा बना दो। इस एक ही बात ने आइंस्टाइन दिमाग को खड़काया था। लिफ्ट के अंदर मैं फ्री फॉल कर रहा हूं, लिफ्ट के अंदर मैं फ्री फॉल कर रहा हूं, यानी मैं उड़ रहा हूं। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, लिफ्ट के साथ में उड़ी उड़ी जाए। ठीक है, यानी यहां पर एक्चुअली क्या बन गया, ए इक्वल टू जी वाला केस, और यहां पर था ए लेस देन जी वाला केस। थर्ड केस पे आते हैं, जहां पर ए ग्रेटर देन जी होगा, ए ग्रेटर देन जी होगा। यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा सोचते हैं। अब ये वाला चीज तुमको शायद ही कोई बताएगा भाई, ये वाला चीज जो मैं बता रहा हूं ना, ये तुमको शायद ही कोई बताएगा। हैंडफुल ऑफ पीपुल ये बताते हैं, क्योंकि ज्यादातर यहां तक सोचते ही नहीं है। बुक में इतना दिया होता है, ऐसे लिख दिया होगा, बाकी इतना जो 3 केसेस है ये बुक में नहीं है। अगर कोई बंदा बैठ के सोचेगा तभी ये निकल पाएगा। सॉरी। अब देखते हैं आगे यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा थोड़ा सा देखते हैं। मैं यहां पर खड़ा हूं भाई, अब मेरा मन बहुत दुख है क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है। अब ए अगर ग्रेटर देन जी बनेगा तब जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ध्यान से देखना, ए नीचे है, एन ऊपर है, एम जी नीचे है, और इसके ऊपर जो स्यूडो फोर्स है वो एम ए ऊपर की तरफ है। अब क्या होगा, एन इक्वल टू, मैं लिखूंगा क्या, एम जी माइनस ए। लेकिन यहां पर हम लोगों को ध्यान ये देना है, ए ग्रेटर देन जी है, यानी ए 2G 3G 4G कुछ भी हो सकता है। यानी जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। अब आप मुझे ये बताओ सर, नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव कैसे हो सकता है? मैं तुमको पूछता हूं भाई, नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव कैसे हो सकता है? तुमने थोड़ा सा सोचा और तुम्हारे दिमाग में ये खटका, सर नॉर्मल रिएक्शन तो एक वेक्टर है क्योंकि ये एक फोर्स है। अब अगर आप इसको पॉजिटिव मानोगे, नेगेटिव तो नीचे होगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन नीचे रहेगा। ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि मैं अब तक देखो लेस देन पे कांटेक्ट में था, 0 में आके कांटेक्ट लॉस्ट हो गया। तो अगर 0 से ग्रेटर होगा तब तो कतई कांटेक्ट में नहीं आएगा, या फिर कांटेक्ट में आएगा? कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा सा बताओ। मैं बताऊं आंसर, ये कांटेक्ट में आएगा। लेकिन ट्विस्ट क्या है सुनो, जब तुमने यहां पर तुम्हारा एक्सेलरेशन लेस देन जी था तब तुम फ्लोर के नीचे पर कांटेक्ट में थे। यहां पर तुमने फ्लोर को छोड़ के उड़ना स्टार्ट कर दिया, यहां पर क्या होगा, तुम्हारा सर जाके जो लिफ्ट का अपर वाला फ्लोरिंग है, जो सीलिंग है लिफ्ट का, वहां से जाकर ढकक जाके टकराएगा पूरा, और नॉर्मल रिएक्शन नीचे आएगा। और वो कितना होगा उसको भी बता देता हूं, ध्यान से देखो। अब लिफ्ट ऐसा है, तुम्हारा सर जाकर यहां पर टकरा गया और बहुत ही पेन कर रहा है भाई, तुम्हारा मन बहुत दुख है क्योंकि धड़क से जाकर टकराए हो एकदम। अब इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऐसे आएगा, एन नीचे आएगा, और यही नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन नीचे। अब मैं अगर नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये एक्चुअली क्या बनेगा, एम ए माइनस जी, क्योंकि ए ग्रेटर देन है। अगर यहां ऐसे इवैल्यूएट करोगे तो नेगेटिव आएगा, मान लेना ये होगा। अगर ऐसे इवैल्यूएट करोगे तो तुमको ऑलरेडी मानना पड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन नीचे।
ध्यान रखना, ये बहुत ही खतरनाक चीज हो सकता है। लिफ्ट का फ्री फॉल की वजह से ये नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तुम्हारा सर जाके कभी ऊपर में जाके टकराएगा ही नहीं। ये वाला चीज केवल सुन लो भाई, सुन लो, थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में जान भी लो, क्योंकि अगर बीच में लिफ्ट खराब हो गया और तुम उसके साथ हो, तब भाई दोनों के दोनों फ्री फॉल कर रहे होगे, उड़ रहे होगे ऐसे स्काई डाइविंग की तरह। ठीक है, पॉज करके इतना लिख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल गया मैं आज। सिर्फ एक ही चीज, ये जो सेकंड केस वाला चीज है, ये वाला चीज आइंस्टाइन के दिमाग में खड़का था, और उन्होंने पूरा का पूरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दिया। ध्यान रहे, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अलग है। ये ग्रेविटी के बारे में बताता है, ये ग्रेविटी के बारे में बताता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो था वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ कुछ करता है, मतलब वो स्पीड ऑफ लाइट पर चलता है। मतलब हाँ, वहां पर चीजें जो भी मोशन कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, वो स्पीड ऑफ लाइट पर चलता है। लिख लो भाई पॉज करके इतना। मतलब एक ही केस है यहां पर, जो भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर तुम क्रश्ड हो जाएगा पूरा एकदम। जो रॉकेट वगैरह जब लिफ्ट ऑफ होता है ना, वहां पर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनके छत के जो चेस्ट है उसके ऊपर 2G 3G 6G तक का फोर्स लगता है, 5G तक का लगता है। तो वही है जी भाई, इतना G का फोर्स उनके चेस्ट पर लगता है और कूद जाता है एकदम, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जो रॉकेट वगैरह चलता है 5G 6G का फोर्स लगता है। रॉकेट ऊपर जा रहा है भाई एक्सेलरेशन से, नीचे स्यूडो लगेगा और स्यूडो आदमी को क्रश करना चाहेगा, इतना फोर्स तुम्हारे ऊपर लगेगा, तुम तो भाई क्रश हो जाएगा ना। तुम ग्रेविटी को ही हैंडल करना तुम्हारा बॉडी को इतना मुश्किल है। ग्रेविटी से तुम्हारा बॉडी कितना अफेक्टेड होता है मैं बता दूं? इसको लिख लो फिर बताता हूं। इसको लिख लो, मैं बता देता हूं फिर। तुमको लग रहा हो कि हाँ सर ग्रेविटी क्या ही कर रहा है। पहली बात, ग्रेविटी तुमको हेल्प कर रहा है बहुत ज्यादा, और ग्रेविटी तुम्हारे हाइट के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर कर रहा है। जैसा कि मैं बताऊं, एक चीज बता देता हूं। कहां पे लिख लो, इसको निपटा दूं, चलो। अगर यहां पे विंग मशीन ना देके टेंशन वगैरह दिया होता, तब बात और थोड़ा सा आसान बन जाता भाई। टेंशन वगैरह खुद सोच लो, जो टेंशन वगैरह का चीज है उसको खुद सोच लो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जैसा टेंशन वैसा। नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से आता है, टेंशन एक स्ट्रिंग और कॉन्टैक्ट पॉइंट की वजह से आता है। टेंशन जो है वो एक स्ट्रिंग और कॉन्टैक्ट पॉइंट की वजह से आता है भाई। इतना चीजें शायद तुमको कोई हैंडफुल ऑफ पीपल ही बताएंगे। ये जो सेकंड केस था ना, ये आइंस्टाइन चच्चा को इतना मतलब उनके दिमाग में खड़का था ये चीज भाई। उन्होंने पूरा का पूरा, कभी अगर टाइम मिले ना तो एक ऑथर है, उनका एक बुक है, और वो ऑथर का नाम है वाल्टर आइजैक्सन या फिर वाल्टर इजाक्सन, जो भी बोलो। और उनका एक बुक है जीनियस आइंस्टाइन, नेशनल जियोग्राफी का एक सीरीज भी, तो उसको थोड़ा सा टाइम मिले देखना। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम आता है, नील्स बोर का भी नाम उसमें मेंशन। फिलहाल वो बुक मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ वो बुक को मैं शायद सॉफ्ट कॉपी में पढ़ चुका हूं। वो सीरीज भी देख लिया था, बुक को देखता हूँ फिजिकल कॉपी अगर मिले तो ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, बुक का कुछ अपना शौक है भाई, किस किस का ट्रैवलिंग का शौक रहता है, बहुत सारे लोगों का, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपना अपना जो शौक है वो बुक के ऊपर है। ठीक है, अच्छा सवाल पे चलते हैं। टेंशन, अच्छा हाँ टेंशन वाले सवाल पे चलते हैं। और टेंशन के लिए ना मैं आपको क्वेश्चन ही दे देता हूं, टेंशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन ही दे देता हूं। और क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहां पे एक फ्लोरिंग से अटैच्ड है बॉब, इसका मास है 10 kg,
और इन्होंने पूछ लिया अगर इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन है g/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का टेंशन बताओ। ठीक है, एक बात ले लो, एक्सेलरेशन अपवर्ड है g/2, एक नीचे ले लो एक्सेलरेशन इक्वल टू g/2 डाउनवर्ड है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों को थोड़ा सा ले लो, एक अपवर्ड है g/2 और दूसरा है डाउनवर्ड g/2। कैसे करोगे, कैसे करोगे? पहला बिट मुझे सॉल्व करके बताओ। अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड g/2 है तब इसमें स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, तब इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। फिजिक्स को थोड़ा सा कुछ और नजरिए से देखो भाई। शूडो फोर्स तुमको लगता है फॉल्स फोर्स है, लेकिन ये जो टेक ऑफ वगैरह होता है रॉकेट वगैरह का, उसमें इसको काम में लिया जाता है भाई, क्योंकि अगर ज्यादा रह गया एक्सेलरेशन अपवर्ड तो भाई जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं वो मर भी जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको भी कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा सा रिलेट कर। हाँ, वो बता रहा था ना ग्रेविटी कैसे अफेक्ट करता है। मैं खड़ा हूं और मेरा हाइट लगभग 177 टू 178 सेंटीमीटर है। अगर मैं सो जाऊं ना तो मैं 2-3 सेंटीमीटर और लंबा हो जाता हूं। यानी मैं जब खड़ा हूं ना तब मेरा हाइट तकरीबन 177 टू 178 सेंटीमीटर जैसा है। यानी मैं 5 फुट 10 इंच से लेकर 5 फुट 11 इंच के लगभग हाइट का हूं। अगर मैं सो जाऊं ना तब मेरा हाइट 6 फुट हो जाता है। पता नहीं क्यों होता है, लेकिन हाँ हो ही जाता है। ये होता है ग्रेविटी की वजह से। जब मैं खड़ा हूं ना तब ग्रेविटी मेरा बोन, मेरा मसल जो है उसको नीचे खींच रहा है, तो यहां पर हाइट थोड़ा सा मेरा घट रहा है। लेकिन जो मैं सो रहा हूं ना तब ग्रेविटी मेरा जो ये वाला पोर्शन है इसको धकेलता है, यानी मैं सिकुड़ता हूं थोड़ा सा। यहां पर हाइट कम होता है और जब सोता हूं तो अपना जो चेस्ट का जो लेंथ है, यानी ये जो मोटाई है, ये थोड़ा सा खिसकता है, छोटा हो जाता है। तो ग्रेविटी हर तरफ से तुमको अफेक्ट कर रहा है, लेकिन तुमको नहीं पता। एक बात और बता दूं, प्रेशर यहां पर क्यों नापते हैं पता है? क्योंकि जो फ्लूइड होता है उसका प्रेशर हाइट की वजह से चेंज होता है। कभी काम करना, अपना जो घर में जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस होगा ना उसको यहां पर लगाना, फिर प्रेशर देखना, और पैरों के पास लगा देना। जो पैरों के पास का प्रेशर है ना वो ज्यादा दिखेगा। ये मैं बताऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, बताऊंगा। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। और एक बात बता दूं, तुम्हारे हेड के पास जो ग्रेविटी है और तुम्हारे पैरों के तले जो ग्रेविटी है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है, लेकिन हाँ डिफरेंस होता ही है। छोड़ो भाई, ये सब बताना थोड़ा सा अभी मतलब थोड़ा सा मतलब छोड़ो। एक और फैक्ट भी बता देता, लेकिन हाँ थोड़ा सा रुकते हैं चैप्टर्स तक, आगे वाले जो चैप्टर है उन तक थोड़ा सा रुकते हैं भाई। एक और चीज है, जितना तुम ज्यादा हाइट बढ़ाओगे बिल्डिंग का, जो अपना बिल्डिंग है ना बुर्ज खलीफा है, और अगर कुछ बड़ा माउंटेन वगैरह क्रिएट हो गया, कुछ अर्थक्वेक वगैरह आके, या फिर कुछ जायंट वोल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या हो गया, अर्थ का ऊपर अभी जो माउंटेन है वो 8,848 मीटर का है। 8,848, हाँ 48 मीटर का है। अब अगर वो माउंटेन 15-20 किलोमीटर बन गया तो जो अर्थ का रोटेशन है वो स्लो हो जाएगा। जो अर्थ का रोटेशन है वो स्लो हो जाएगा, यानी पृथ्वी को अभी अपने चारों ओर घूमने के लिए नियरली 24 आवर्स लगता है। अब अगर वो हाइट ऑफ द माउंटेन 20-30 किलोमीटर हो गया तो वो दिन का जो 24 घंटा का पीरियड है ना थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, 1-1.5 मिनट ही बढ़ेगा, लेकिन हाँ बढ़ेगा जरूर। और ऐसा क्यों होता है? तुम जितना ज्यादा स्काई स्क्रैपर खड़ा करते जाओगे ना, जितना ज्यादा बिल्डिंग, टावर बिल्डिंग तुम खड़ा करते जाओगे, उतना ज्यादा अर्थ का रोटेशन स्लो होता है, डेज अफेक्टेड होते हैं, सब अफेक्टेड होता है भाई। और ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से। ये बताऊंगा मैं आगे जाके, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से, ये मैं आगे जाके बताऊंगा। थोड़ा सा रोटेशन वगैरह इंक्लूड हो जाए तब ये चीज बताऊंगा। अब इस पे आते हैं। जैसा कि मैंने देखा, ये लिफ्ट है और यहां पर कोई बॉब है, और इस बॉब का मास कितना है? 10 kg है। नीचे कितना होगा? mg। डाउनवर्ड, अब पहला तो अपवर्ड एक्सेलरेशन है a = g/2, ऊपर टेंशन है t।
अपवर्ड एक्सेलरेशन ए जी बाई टू है, नीचे का एक्सेलरेशन कितना होगा वैसे ही लेना पड़ेगा जी बाई टू। तो नीचे का जो फोर्स रहेगा वो रहेगा 10 जी बाई टू, और नीचे यहां पर कितना फोर्स है 10 जी है। यानी बॉब का ये सिचुएशन है, बॉब ये रहा, बॉब के ऊपर टेंशन रहा टी, नीचे रहा बॉब में 10 जी, और नीचे एक और फोर्स है जो कि है 10 जी बाई टू, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 जी। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं, वर्टिकली बैलेंस कर दूं इन सबको, तो मुझे क्या मिलेगा, T इज इक्वल टू 10 जी प्लस 5 जी, जो कि होगा 15 जी, जो कि होगा 15 जी। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट पे चलते हैं भाई। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया, लिफ्ट नीचे आ रहा है जी बाई टू से, लिफ्ट नीचे आ रहा है जी बाई टू से। ये रहा बॉब, ये रहा बॉब का मास जो कि एक्चुअली है कितना 10 kg। तो नीचे तो भाई फोर्स ऑलरेडी लगेगा, ऊपर है सॉरी ऊपर लगेगा कितना 10 जी बाई टू सूडो, क्योंकि नीचे कितना है जी बाई टू। सूडो लगाता था ना जी बाई टू, नीचे अपवर्ड करके सूडो लगाओ। सूडो कितना कैसे लगाओगे, नीचे जो एक्सेलरेशन है उसको उल्टा करो, इसके मास के साथ मल्टीप्लाई करो, उसी मास के ऊपर लगा। टेंशन ऊपर है टी। अब क्या है, अब अगर मैं क्या करूं यहां पर, अच्छा एक काम करते हैं फिर से, ये बॉब है, नीचे कितना है 10 जी, ऊपर कितना है टेंशन, और ऊपर एक और फोर्स है जो कि है 10 जी बाई टू, जो कि एक्चुअली बनता है 5 जी, जो कि एक्चुअली बनता है 5 जी। तो इसको कैसे लिखें, इसको ऐसे लिखेंगे T प्लस 5 जी इज इक्वल टू 10 जी। तो T कितना बनेगा 10 जी माइनस 5 जी इज इक्वल टू 5 जी। तो टेंशन क्या बनेगा 5 जी बन गया। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर पूछ लूं इसी पॉइंट में, अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है जी एक्सेलरेशन से, तब क्या होगा, तब बॉब के ऊपर ये सिचुएशन है, टेंशन है ऊपर, नीचे होगा 10 जी, सूडो होगा ऊपर 10 जी, यानी टेंशन कितना रहेगा 10 जी माइनस 10 जी इक्वल टू 0। अब तुम बताओगे सर अगर लिफ्ट ऊपर 2 जी से जा रहा है, भाई टेंशन नीचे 0 ऑटोमेटिकली हो गया, अब टेंशन बढ़ नहीं सकता, वो बॉब जाके यहां पर कांटेक्ट में आ जाएगा। अब अगर यहां पर मैं फिर से बता दूं, जो लिफ्ट है वो एक्चुअली बॉब ऐसा है, लेकिन हाँ जो लिफ्ट है वो 2G से ऊपर जा रहा है, 2G से ऊपर जा रहा है, सॉरी 2G से ऊपर नहीं जा रहा है, 2G से नीचे आ रहा है, 2G से ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर क्या होगा, पहली बात इसका मास है 10 kg, तो 10 जी नीचे, 2G नीचे है, अपवर्ड करके लगाना पड़ेगा 10 इंटू 2G। सूडो ऊपर ऐसे ही लगाते हैं भाई, सूडो ऊपर ऐसे ही लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, ये इसका एक्सेलरेशन है, इसको उल्टा करके ऊपर लगाना होता है। टेंशन कितना है T ऊपर है, यानी मैं इसको लिखूंगा T प्लस 20G, T प्लस 20G। बॉब का हाल ये है 10 kg, नीचे है 10G, ऊपर है टेंशन, और ऊपर एक है 10 इंटू 2G यानी 20G। तो ये बनेगा T प्लस 20G इज इक्वल टू 10G। अब अगर मैं टेंशन पे आ जाऊं तो टेंशन बनता है माइनस 20G प्लस 10G यानी माइनस 10G। ये बना। टेंशन का नेगेटिव का मतलब क्या है बताओ, टेंशन 0 हो सकता है, टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी ये स्ट्रिंग स्लाक कर गया, यहां पर ऐसे स्ट्रिंग स्लाक कर गया, और ये बॉब जो था ये यहां पर नहीं है, ये यहां पर टच हो चुका है, और यहां पर जैसे ही टच हुआ ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ आएगा, और इसका नॉर्मल रिएक्शन ही होगा इतना 10G, और वो भी नीचे। और इसका बात, ये बात मैं पहले ही बता के आ चुका हूं, ये बात मैं पहले ही बता के आ चुका हूं। ठीक है, पॉज करके इतना लिख लो, वीडियो को पॉज करो और इतना लिख लो। सर और कितना लंबा होगा, और 1-2 ही न्यूमेरिकल है, और मैं भी ये सोचता हूं कि भाई वो न्यूमेरिकल तुम खुद करो, वो न्यूमेरिकल तुम खुद करो, लेकिन हम एक और चीज भी बता के चलूंगा भाई, एक और चीज भी बता के चलूंगा। लिख लिया पॉज करके, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते। वही लिफ्ट वाला सिचुएशन है, और इसको थोड़ा सा देखते हैं, एक और चीज देखते हैं। वो लिफ्ट के अंदर अभी पुली वगैरह सिस्टम भी दे देगा, बहुत सारा चीज दे देगा। वो लिफ्ट के अंदर अभी पुली वाला सिस्टम वगैरह भी दे देगा, और
कुछ टेंशन वगैरह पूछ लेगा स्ट्रिंग का, तो उस पे मतलब यही सुडो लगाओ काम हो जाएगा, सुडो लगाओ काम हो जाएगा। अब जब इनका सब हो गया, क्या तुम ये बता सकते हो, क्या तुम ये बता सकते हो, एक क्वेश्चन और है सर, कितना सारा पोर्शन है, पोर्शन बहुत सारा है भाई, लेकिन हाँ मैं तुमको लिमिटेड ही बताता हूं। यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m, और ये डिस्टेंस है कितना, ये डिस्टेंस है s, ये एंगल है थीटा। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं फिर से बता देता हूं। ये जो लिफ्ट है, ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन s। अब इन्होंने क्या पूछ लिया, इस मास को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। लिफ्ट है, लिफ्ट के ऊपर कुछ ऐसा इंक्लाइन जैसा है, ये सॉलिड वाला स्ट्रक्चर है, यहां से एक मास को मैंने छोड़ा, मास को s डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, इसको पूछ लो, हाँ इसको पूछ लेता हूं। ध्यान देना बस, तुम्हारा एक्सेलरेशन ही चेंज हो रहा है और कुछ चेंज नहीं हो रहा। ध्यान देना बस, सूडो जो एक्सेलरेशन है वही चेंज हो रहा है और कुछ चेंज नहीं हो रहा। हाँ एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, और इसने यहां पर पूछ लिया भाई टेंशन निकालो, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। वही लिफ्ट के अंदर सब चीजें हो रहा है भाई, लिफ्ट के अंदर सारी चीजें हो रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्व करो भाई, क्योंकि मैं कितना क्वेश्चन सोल्व करूं। लिफ्ट के अंदर एक पुली है, इस तरफ एक मास है, इसके तरफ दूसरा मास है, इसको मान लिया 10 kg, इसको मान लिया मैंने 5 kg। अब इन्होंने पूछ लिया अगर पुली एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तब स्ट्रिंग का टेंशन बताओ। जी का वैल्यू को 10 ले लेना, तब स्ट्रिंग का टेंशन बताओ। पहली बात यह है, ये मैं एक कर लूंगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे है लिफ्ट, तब स्ट्रिंग का टेंशन बताओ। अब इसको भी मैं बोल रहा हूं भाई, लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, टाइमिंग बताओ, लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा है, टाइम कितना लगेगा। मैं ये जो लिफ्ट ऊपर जा रहा है इसको सोल्व करूंगा, और ये जो लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है उसको सोल्व करूंगा, बाकी तुम्हारा काम है। पॉज करके थोड़ा सा दोनों के दोनों क्वेश्चन को ट्राई कर लो, पॉज करके थोड़ा सा जो दोनों क्वेश्चन है, पॉज करके थोड़ा सा उनको ट्राई कर लो। कर लिया ट्राई, ट्राई कर लिया, बढ़े आगे। देखो जैसे ही मैं इस पे आता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसके ऊपर एक तो नीचे लग रहा है mg, और दूसरा एक्सेलरेशन ऊपर है नॉन इनर्शियल फ्रेम का, सूडो लगाना पड़ेगा। सूडो कैसे लगाते हैं, जिस ऑब्जेक्ट का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे एनालिसिस करना है, उसका मास इनटू इस एक्सेलरेशन को अपोजिट करके लगाओ, यानी m इंटू ए ऐसे लग गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको एनालिसिस भी करना है, यानी ये मास है m, नीचे लग रहा है mg और नीचे भी है ma, और ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा, यानी इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा, इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा। अगर ये थीटा है ये भी बनेगा थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं m इंटू जी प्लस ए। तो ये जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये आएगा m इंटू जी प्लस ए कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा m इंटू जी प्लस ए साइन थीटा। अब ये मास यहां पर रेस्ट पर था, मैं बताना भूल गया था, लेकिन हाँ इनिशियली इसका वेलोसिटी 0 था। अब इसको कितना डिस्टेंस तय करना है, ऐसे डिस्टेंस तय करना है। तुम पूछोगे सर इसका तो कुछ लेंथ होगा, भाई पार्टिकल मान लो एक, एफबीडी में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग इसका मान जब तक, इसका लेंथ जब तक स्पेसिफाई नहीं होगा ना,
तुम पूछोगे सर इसका तो कुछ विड्थ होगा, मैं बोलूंगा भाई इसको इग्नोर करो ना यार, ऐसा डिस्टेंस चल लो, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में ऐसे ही करते हैं हम लोग, जब तक स्पेसिफाइड ना हो तब तक इसका लेंथ मत लेना, ठीक है। अब अगर मैं इसको करूं तो ये क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब इसका एक्सेलरेशन निकालो भाई, एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू एम ए इफेक्टिव कितना बना, ए इफेक्टिव एक्सेलरेशन इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी प्लस है ए है इसका एक्सेलरेशन जो कि इस तरफ है, ये जो एक्सेलरेशन है ये है देखो जी प्लस ए, क्योंकि जी प्लस ए साइन थीटा, जी प्लस ए साइन थीटा, ये बन गया इसका ए इफेक्टिव। सॉरी भाई मैंने गलती से ऐसा लिख दिया, ये वाला चीज नहीं, ऐसा लिखना था। इंक्लाइन के अलोंग इसका जो एक्सेलरेशन है वो इतना है ए प्लस ए साइन थीटा, तो भाई लिख दिया जी प्लस ए साइन थीटा। अब अगर मैं इसको आके यहां पर पुट करूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी एस डिस्टेंस तय करना है हाफ ए इफेक्टिव की जगह जी प्लस ए साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2s डिवाइडेड बाय जी प्लस ए साइन थीटा, और t इक्वल टू कितना बनेगा 2s डिवाइडेड बाय जी प्लस ए साइन थीटा का होल रूट ओवर। बन गया, इतना बन गया। अच्छा ये हो गया जब एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। अब तुमको निकालना है जब एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा है, बस इस एम ए को अपवर्ड लगाना है, बाकी सबका सब चीज डीटो ऐसा का वैसा, बस इस एम ए को ऊपर लगाना है वर्टिकली, यानी यहां पर जो जी प्लस है ना ये सिर्फ जी माइनस ए साइन थीटा बनेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसको करने के लिए क्या चाहिए भाई, देखो ये तो ऐसे ही बन जाएगा, ये तो वैसे ही बन जाएगा, कैसे बनेगा, कैसे करोगे, जिसको ऐसे ही मैंने देखा कि भाई 10G नीचे है, हाँ भाई ऊपर है टेंशन T, हाँ भाई 5G नीचे है, हाँ भाई ऊपर टेंशन T है, हाँ भाई ये तो है। लेकिन कुछ गड़बड़ और भी है, एक्सेलरेशन इस पूरा का पूरा सिस्टम का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर है, यानी इसके ऊपर मुझे एक सूडो लगाना पड़ेगा जो कि है 10 इसका मास इंटू ये एक्सेलरेशन 5, सूडो लगाना पड़ेगा जो कि बनेगा कितना 50। अब इसके ऊपर सूडो क्या लगाओगे बताओ भाई, एक्सेलरेशन ऊपर है, इसके ऊपर भी सूडो नीचे लगाना पड़ेगा। अब इसका एक्सेलरेशन, इसका जो सूडो है वो कितना लिखोगे, 50 नहीं लिखना भाई, क्योंकि हमको जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे उसी का मास के साथ ये एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करना है और अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, यानी यहां पे होगा 5 इंटू 5 जो कि है कितना 25 न्यूटन, और यहां पे है 50 न्यूटन। अब एनालिसिस करो, अब बनेगा एक्सेलरेशन, अब बनेगा इक्वेशन, ये एक्सेलरेशन ए डैश से नीचे आ रहा है, ये एक्सेलरेशन ए डैश से ऊपर जा रहा है। अब अगर मैं 5 kg ब्लॉक का मास को देख लूं तो ये है 5 kg ब्लॉक, ऊपर है टेंशन T, नीचे कितना है, नीचे पहला है 25 न्यूटन और नीचे ऑलरेडी है 5G और इसका एक्सेलरेशन ऊपर है ए। इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे T माइनस 5G प्लस 25, 5G माइनस 25 इक्वल टू 5A। ये इक्वेशन में कैसे लिखा मैं फिर से बता देता हूं, वर्टिकली फोर्सेस बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है, टेंशन ज्यादा है इसलिए ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, अगर ये ज्यादा होता तो ये नीचे आता, अगर ये दोनों मिलके ज्यादा होते तब भाई ऑब्जेक्ट नीचे आता, लेकिन ऐसा नहीं है, टेंशन ज्यादा है इसीलिए एक्सेलरेशन ऐसे जो 5 kg का ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है। अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, T माइनस 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 है, यानी ये होगा T माइनस 75 इज इक्वल टू 5 टाइम्स है, ठीक है। अच्छा 10 kg का ब्लॉक पे आओ, 10 kg के ब्लॉक के ऊपर आओ, 10 kg का ब्लॉक के लिए यहां पर डायग्राम कर लेता हूं, ये है 10 kg, ऊपर है टेंशन, नीचे है 10G और एक नीचे है कितना है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, और एक्सेलरेशन ए से ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। अब यहां पर इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये बन गया भाई, अब यहां पर दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, अपवर्ड को नहीं डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लो, डाउनवर्ड को जैसे ही मैंने पॉजिटिव माना 50 प्लस 10G माइनस T इक्वल्स टू
10A 10A, ठीक है। अच्छा फिर से देखो। अब अगर ये बन रहा है, तुम लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? इन दोनों को एक काम करो, इसको थोड़ा सा ऐड कर लो। 50 प्लस 100 माइनस टी इज इक्वल्स टू 10A। 150 माइनस टी इज इक्वल्स टू 10A बन गया दूसरा इक्वेशन। बात इतनी तो पक्की है ना। अब इन दोनों को ऐड कर लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तुम्हारा काम बन गया, तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन मिलेगा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन है, सॉरी ये एक्चुअली एडैस है। ये एक्चुअली एक्सेलरेशन जो मिलेगा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऑब्जर्वर के हिसाब से मिलेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं मिलेगा। अगर तुम ग्राउंड फ्रेम में हो तब तुमको इतना नहीं मिलेगा। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा भाई, कहां पर लिखूं? अच्छा पॉज करके इतना पहले लिख लो, फिर इसको निपटाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। बन गया, निपटा लूं, चलो। क्या लिख रहा था मैं? हाँ, इन दोनों को सॉल्व करना है। t माइनस 75 इज इक्वल टू 5A डैश। 150 माइनस टी इज इक्वल टू 10A डैश। दोनों को ऐड कर लिया, कैंसल आउट हो गया। 150 माइनस 75 इज इक्वल टू 15A डैश, ये बनेगा 75 इज इक्वल टू 15A डैश 5। तो A डैश जो मिला वो बना कितना? 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही एक्सेलरेशन है, यानी यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, इसके हिसाब से एक्सेलरेशन इतना निकला, इसके हिसाब से एक्सेलरेशन इतना निकला। क्योंकि यहां पर मैंने सूडो लगाया है, सूडो लगाया मतलब जो प्रॉब्लम का एनालिसिस हुआ वो यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट हो गया, ग्राउंड से नहीं हुआ। अगर ग्राउंड से हुआ होता तो भाई इसका एक्सेलरेशन में इसका भी अपवर्ड मानता, इसका भी अपवर्ड मानता। अगर ग्राउंड होता तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है इसको मैं अपवर्ड ले लेता, इसको भी अपवर्ड ले लेता, लेकिन ग्राउंड से मैंने एनालिसिस नहीं किया, मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में किया हूं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। हमको टेंशन चाहिए। अभी इस ए डैश को लेके कहां पर डाल दो, इस पर डाल दो, बन जाएगा तुम्हारा काम। t माइनस 75 इज इक्वल टू 5 ए डैश की जगह फिर से 5 लगा लो, तो t कितना मिलेगा? t माइनस 75 इज इक्वल टू 25, तो t कितना मिलेगा? 75 प्लस 25 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, अब बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हैं, अब बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हैं। एक सवाल दे देता हूं तुम लोगों को, शायद बन भी जाए तुमसे, क्योंकि सवाल तो तुम करता नहीं हो भाई। कुछ काट जैसा प्रॉब्लम है, नहीं उसको नहीं देता हूं भाई, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा दिमाग इतना खराब है। नहीं दे देता हूं भाई, अगर लिखा हूं क्वेश्चन तो लिख देता हूं। एक इंक्लाइन है, एक काट है, और ये काट भाई साहब आगे बढ़ रहे हैं। इसका एंगल कितना है? इसका एंगल अल्फा है, और यहां पर एक पेंडुलम बॉब है जो इसको एंगल कर रहा है कितना? थीटा। और ये एक्सेलरेशन ए नॉट से आगे बढ़ रहा है, और ये एक्सेलरेशन ए नॉट से आगे बढ़ रहा है। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है अल्फा। और इन्होंने क्या पूछ लिया? द पेंडुलम, इसका मास है m, इसका मास है m। द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग ट्रॉली ऑफ द इंक्लाइन विथ एक्सेलरेशन ए नॉट ईच। थीटा का वैल्यू बताओ। अगर ये स्टेशनरी है, अगर ये जो है यहां से स्टेशनरी है, तो थीटा का वैल्यू बताओ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ करना तो एसेंशियल है। इसको सॉल्व कर लेना खुद। और मुझे ऐसा लगता है शायद सूडो फोर्स तुमको समझ में आ गया होगा, और इससे बेहतरीन वीडियो शायद तुमको नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मेरा टारगेट पूरा हुआ भाई।
सूडो फोर्स हम लोगों ने खत्म कर लिया, नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो फोर्स था उसको खत्म कर लिया। अब चलेंगे किस पे, अब हम लोगों को देखना है कॉन्स्टेंट्स, मूवेबल पुली, स्प्रिंग और स्ट्रिंग जिसका कि मास हो। पुली का मास आने में थोड़ा सा लेट है क्योंकि वो रोटेशन में आता है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है वीडियो लंबा बन गया, लेकिन हाँ भाई, इतना कॉन्सेप्ट एक वीडियो में बताना तो बनता ही है क्योंकि मैं चाहता हूं तुम कॉन्सेप्ट सीखो। और यहां पे शायद ये बेस्ट वीडियो बन गया नॉन इनर्शियल फ्रेम या फिर सूडो फोर्स का, जिसपे आइंस्टाइन का भी बात हो गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन, दी ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन। चलो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अट्ठे चवे से पढ़ाई करो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।